अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान अख्तर और मेरे साथ हैं शहज़ादा सुल्तान। आप देख रहे हैं व्हाट द फैक्ट। आज का हमारा जो व्लॉग है उसका जो टॉपिक है वो है मीर शकीलुर रहमान की गिरफ़्तारी और हालिया में जो उनकी बेल हुई है। हमारी कोशिश होगी कि हम जो इनका केस था उसके ऊपर तबसरा करें और अपना तज्ज़िया दें और कोशिश करें कि हम कुछ हिडन फैक्ट्स को निकालें और आपके सामने पेश करें। हम अगर ज़रा केस के बारे में अगर बताएं तो हमें ये जानना होगा कि इनकी गिरफ़्तारी जो हुई थी वो 12 मार्च 2020 को हुई और उसके बाद कुछ टाइम बाद उनकी हेयरिंग्स होती रहीं और इसमें हमें ये भी पता लगता है कि जो केस है वो बेसिकली था 54 कनाल अराज़ी जोहर टाउन में। और इसके ऊपर हमें सुल्तान हमें आप बताएं ज़रा आप कि क्या ये केस था और ये किस तरह आप ज़रा विजुअली कोशिश करें कि ज़रा समझाने की लोगों को कि क्या केस था और किस तरह ये इल्लीगल केस बना। आप हमें बताएं दिखाकर समझाकर लोगों को कि हमारे ऑडियंस को कि ये क्या किस तरह का केस था और ये 54 कनाल अराज़ी के अंदर कितना इल्लीगल उन्होंने कहा जो प्रोसिक्यूटर्स थे और किस तरह ये लीगल था, क्या केस था, ये सारा आप ज़रा बताएं। मैं ये बताना चाहूँगा सबसे पहले कि ये जो केस है 54 कनाल का है और 54 कनाल के अलावा 4 कनाल जो 12 मरले जगह है ये उसका केस है। वो केस ये है कि जो दरख्वास्त जिसने दायर की है उसका कहना ये है कि जो 4 कनाल 12 मरले जो जगह है वो इन्होंने इल्लीगल जो है ना अपनी 54 कनाल का जो आप कह लें प्लॉट है या जो इनका रकबा है उसके अंदर इन्होंने शामिल की है। जबकि जियो का जो मौक़िफ़ है उनका ये कहना है कि जो 54 कनाल जगह है वो हमने उसके ऊपर कब्ज़ा नहीं किया गया, वो रास्ते में हमें दी गई थी, रास्ते में छोड़ी गई थी जो हमें मिली, हमने उसके ऊपर इल्लीगल कब्ज़ा नहीं किया। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये एक प्लॉट है 54 कनाल का इसके साथ आप देख लें रकबा लगा लें 4 कनाल 12 मरले का। अब जो दरख्वास्त जिसने दायर की है जो कि एक आम शहरी है उसका ये कहना है कि इन्होंने जो 4 कनाल 12 मरले जो जगह है वो इन्होंने इसके अंदर अपने प्लॉट के अंदर ऐड कर ली है, जबकि इनका ये कहना है कि वो जगह रास्ते में छोड़ी गई थी, हमने उसको ऐड नहीं किया। इनका ये कहना है कि जो 4 कनाल 12 मरले है वो रास्तों में छोड़ी गई थी, ठीक है। इनका ये कहना है कि जो मास्टर प्लान था वो 1990 में आया था, ठीक है। लेकिन जो तो हाँ जी वो 86 में थी और तब वो उनके बकौल उनके कि वो खेत थे वहाँ पर ना, कोई वहाँ पर रोड्स नहीं थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो जब मास्टर प्लान ही 1990 में था तो फिर वो रोड्स का रकबा कैसे ऐड कर लिया हमने अपनी जगह में जबकि वहाँ पे कोई सड़कें थी ही नहीं। तो ये एक जो है ना मेन पॉइंट है, ठीक है, जिसका केस हुआ और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है नैब ने मीर शकीलुर रहमान को अरेस्ट कर लिया। देखा जाए जो एक अहम फैक्ट है वो ये है कि 1986 में जब ये अराज़ी ख़रीदी गई तब के जो पंजाब के सीएम थे वो नवाज शरीफ थे, साबिक हमारे प्राइम मिनिस्टर। अगर देखा जाए इस पीटीआई गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर मतलब हमारी कंट्री के जो है इमरान खान, अगर उनके ताल्लुकात देखे जाएं मीर शकीलुर रहमान के साथ तो वो बहुत पुराने और बहुत अच्छे थे। अगर आप देखें कि शौकत खानम जब बना तो उसके लिए जो स्पेशल कवरेज थी वो जंग ग्रुप जो है वो करता था, फंड्स के लिए वो। और अहम फैक्ट है जो कि हमारे सोर्सेज के मुताबिक हमें पता है और बहुत सौ को नहीं पता होगी। जी आप कंटिन्यू करें। जो कि इनका जो ताल्लुक था मीर शकीलुर रहमान ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इमरान खान को और इनका जो मसला स्टार्ट हुआ वो जब नून लीग 2013 में इलेक्शन जब जीत कर आई तो पीटीआई ने जो है इंतखाबात का जो नतीजा था उसको मानने से इनकार कर दिया और जो मीर शकीलुर रहमान है उनके मसले मसाइल चल रहे थे जो है जंग ग्रुप के साथ, जैसे कि 98 में हुआ था
नवाज शरीफ ने इश्तेहारात जो हैं फ़ंड जो भी हैं वो देना बंद कर दिए। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कुछ साफ़ियों को निकालने के लिए कहा गया। फिर मीडिया के जो मीडिया एक प्लेटफॉर्म है वो सब इकट्ठे हो गए। तो जंग के साथ उनके मसले थे, लेकिन जब 2013 में वो जीत कर आए तो उनके नवाज शरीफ के साथ काफ़ी मसले ख़त्म हो गए थे। उन्होंने फिर अपने एड्स के लिए उनको फ़ंड भी दिए, जिसकी वजह से फिर मीर शकीलुर रहमान है वो प्रो गवर्नमेंट की तरफ चले गए, जिससे इमरान खान ने बहुत ज़्यादा इख्तलाफ किया उनसे, और वहाँ से फिर इनका मसला शुरू हो गया। जबकि अगर जंग ग्रुप को देखा जाए तो वो पहले प्रो इस्टेब्लिशमेंट था, मतलब उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे इफ्तिखार चौधरी का केस जब आया सामने, जो कि साबका चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उसके बाद एंटी इस्टेब्लिशमेंट का रोल अदा किया जंग ग्रुप ने, और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दोबारा प्रो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ आ गए। तो अगर जंग ग्रुप को देखा जाए तो इनका जो आप ये समझें कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनके शुरू से लेकर अब तक, भुट्टो से लेकर आज तक वो एंटी पीपल्स पार्टी है। उनकी वजूहात भी जो पता चलती हैं वो यही हैं कि जरदारी साहब जो कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं, उनका और मीर शकीलुर रहमान का आपसी मसला, और उससे पहले भी जो हैं इनके मसले चलते हैं। और अगर आप देखें जियो न्यूज़ को, तो ज़्यादातर वो जो क्रिटिसाइज़ करता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करता है, जिनकी गवर्नमेंट है सिंध में। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है आप जैसे एक फैक्ट या एक बात अहम है वो ये हमें पता लगती है, जो कि हमारे नाजरीन को जानना होगा, वो ये है कि जो जियो की जो पॉलिसी है वो पहले प्रो एस्टेब्लिशमेंट ही थी, लेकिन टाइम बाय टाइम उनकी जो पॉलिसी है उसके अंदर बदलाव आया, और अब हम देखते हैं कि जो भी उनकी यूजुअली जो कवरेज होती है और रिपोर्टिंग होती है, वो सिंध के जो भी उन्होंने नुक्स निकालने हैं ना, जहाँ पे उन्होंने ज़रा दिखाना है कि जो करप्शन हो रही है या कोई भी ऐसे काम या जराइम, वो कोशिश करते हैं कि सिंध की तरफ से इस तरह की कवरेज की जाए। और जबकि पंजाब में भी बहुत मसाइल हैं, बिल्कुल पंजाब में है, KPK में भी है, KPK है, और बलूचिस्तान को तो बहुत कम कवर किया जाता है। खैर, तो उनकी वैसे जो मेन पॉलिसी है जियो की और जंग की, वो देखी जाती है, वो समझी जाती है कि वो सेंट्रलिस्ट है। तो अगर देखा जाए कि सेंट्रलिस्ट की जो थॉट है वो लिबरल आइडिया होता है, उनका लिबरल थॉट होती है, तो उनकी बेसिक जो उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन पे कह लें, जो उनकी जो बताया हुआ उनका जो पॉलिसी है, जो दर्ज की हुई पॉलिसी, वो यही है। लेकिन टाइम बाय टाइम जिस तरह मुफादात होते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के मीडिया के साथ, और मीडिया के पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, और डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स के साथ, तो उसके साथ साथ जियो और जंग के भी जो पॉलिसीज़ हैं, मतलब अगर हम कहा जाए कि मीर शकीलुर रहमान की जो पॉलिसी है वो टाइम बाय टाइम चेंज होती रही। तो अगर हम देखा जाए कि अब कि जो हम उनकी जो बेल हुई है, मेनली वो बेल के अंदर जो हमारे सोर्सेज ने हमें जो इतलात दी हैं कि जो इमरान खान के जो करीबी दोस्त हैं और मीर शकीलुर रहमान के भी बिल्कुल जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उनका आपस में कोई एक मुज़ाकरात हुए हैं, बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है। तो उसके बाद उन्होंने आपस में कुछ मुफाहमत की, कुछ बातें तय की आपस में, जिसकी बिना पर इनकी मीर शकीलुर रहमान की 10 करोड़ के मचलके के एवज़ उनकी बेल हुई। और इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा। अब अगर आप जियो न्यूज़ देखें तो अब वो न्यूट्रल रोल प्ले करता है, जबकि आप पहले देखें तो वो PTI के ख़िलाफ़ ही चलता था। बिल्कुल, जब से 2013 के इलेक्शंस के, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद से अब वो न्यूट्रल रोल उसने प्ले करना शुरू कर दिया है, और गवर्नमेंट जो PTI गवर्नमेंट है उसकी भी बात उसने दिखाना शुरू कर दी है। आप ये कह दें कि हाँ जी, सभा चलता है, एस्टेब्लिशमेंट और ऑपोजिशन और PTI गवर्नमेंट की सबकी जो कवरेज है इमरान खान को भी अब स्क्रीन पे दिखाया जाता है। क्योंकि जियो के जियो क्योंकि एक इदारा है, उनका ये कहना था कि जिस तरह मीर शकीलुर रहमान की पिक्चर्स लीक की गई जब नैब की कस्टडी में थे, और हवालात के अंदर जिस तरह उनकी पिक्चर क्लिक करके वायरल की गई, तो उन्होंने इसको ज़ाती गरज का नाम दिया गया और कहा गया कि ये जो है ना पर्सनल जो है ना ये अटैक किया गया है। तो अब देखा जाए कि पहले ये केस लाहौर हाई कोर्ट में था,
लेकिन उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में ये चलता रहा केस। अब बात यह है कि ये जो बेल हुई है, इस बेल का क्या मतलब है? अगर हम इस पर बात करें वैसे सुल्तान साहब कि ये जो बेल हुई है, इसमें क्या नैब की जो प्रोसिक्यूशन है वो वीक थी? क्या वो अपना काम पूरा दिखा सकी? मतलब कि पहले हम देखते हैं कि 8 महीने से वो जेल में है, ठीक है, 250 दिन हो गए हैं जी वो जेल में है। उसके बाद अचानक क्या होता है कि कुछ एक आधी हेयरिंग के अंदर वो उनकी बेल हो जाती है 10 करोड़ मचल के जमा कराने की वजह। तो इतना सडन हमें पता लगता है, पहले छूट नहीं रहे थे, 8 महीने तक वो कैद में थे, फिर उसके बाद अचानक पता लगता है कि जी उनकी बेल हो गई है। तो क्या नैब जो है उनका केस स्ट्रांग नहीं था? क्या उनके पास ऐसे पॉइंट्स नहीं थे कि वो उनको कायल कर सके जजेस को कि इन्होंने करप्शन की है, या इनकी जो 4 कनाल 12 मरले जो जगह है वो सही नहीं है, मतलब कि वो दर्ज नहीं है, या वो ये क्या ये भी साबित करने में नाकाम रहे कि नवाज शरीफ ने उनको रिश्वत के एवज ये अगर आप नैब को देखें ना, तो नैब अभी तक, आप नवाज शरीफ का केस देख लें, आप शहबाज शरीफ का देख लें, आप हमजा शहबाज का देख लें, आप मीर शकीलुर रहमान का देख लें, तो अभी तक नैब वीक ही नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक वो किसी को सज़ा दिलवाने में कामयाब नहीं रहा। वो इस तरह केस तैयार नहीं कर पाया कि कोर्ट में लेके जाता और कहता कि ये देखें, ये सब एविडेंस हैं और हमने जो है इस तरह ये इकट्ठे किए हैं, और आगे जो हमारी कोर्ट्स हैं वो फैसला सुनाती हैं। आप देख लें 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, कोई अंदर जा रहा है जेल के, कोई बाहर आ रहा है। बात करनी थी कि 2-2.5 सालों से यही हो रहा है कि एक शरीफ खानदान का एक फर्द अंदर चला गया या 2 चले गए, कुछ महीनों बाद एक बाहर आ जाता है, फिर एक चला जाता है, अंदर बाहर इस तरह इनका चलता आ रहा है। लेकिन बाकायदा नैब या गवर्नमेंट बाकायदा तौर पर उनको सज़ा देने में नाकाम रही है अभी तक। और अगर देखा जाए जो आखिरी कार्रवाई हुई सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें वकील मीर शकील रहमान के वकील अमजद परवेज़ एडवोकेट ने कहा कि ये केस जो है ये 4 लोगों पर बनता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मीर शकील रहमान को, हाँ, उसके ऊपर केस हुआ, उसी को गिरफ्तार किया, बाकी 3 को नहीं। उसी तरह जिस तरह पैनामा लीक्स आई, तो उसमें जितनी भी लिस्ट थी उन सब को आज तक ना पूछा गया, ना केस दायर किया गया, ना उठाया गया, ना नैब ने उनको गिरफ़्तार किया, ना किसी आपकी ऑनरेबल कोर्ट्स ने किसी भी ने भी कोई फ़ैसला नहीं सुनाया। सिर्फ क्या किया कि नवाज शरीफ को एक टारगेट करके उसको साइड पे कर दिया गया। ठीक इसी तरह अगर आप देखा जाए तो 4 लोग हैं, तो चारों को गिरफ़्तार करना चाहिए था, वो चारों के ख़िलाफ़ जो है केस होना चाहिए था, लेकिन नहीं, सिर्फ उन्होंने टारगेट किया है, मीर शकील रहमान को किया उन्होंने टारगेट। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उनको जेल हुई 8 महीने की। 8 महीने अल्टीमेटली बेल तो मिली, जो कि नैब जो है वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंक्वायरी के दौरान जो है ना गिरफ़्तार किया गया, हेयरिंग के लिए बुलाया गया और गिरफ़्तार कर लिया गया। जिस तरह के शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया था साफ़ पानी के केस में, उसी तरह इनको बुलाया गया और उसी दिन जो है इस्लामाबाद से ऑर्डर्स इशू हुए कि इनकी गिरफ़्तारी की जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 4 लोग, उसमें से एक को गिरफ़्तार किया गया। जिस दिन हेयरिंग है उसी दिन उसको आपने जो है गिरफ़्तार कर लिया। उसके बाद क्या है, 8 महीने बाद वो रिहा भी हो जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह शरीफ फैमिली के केसेस हैं, वो भी जो है कभी बाहर आ जाते हैं, कभी अंदर चले जाते हैं। तो 2 साल में अगर देखा जाए तो नैब कहीं किसी अच्छी पोजीशन, मतलब एक मजबूत जो पोजीशन है उसकी, उसमें वो नज़र नहीं आती। वो केस बना तो लेती है, ओपन तो कर लेती है, लेकिन उसको एंड तक पहुंचाने में जो है ना वो फ़ेल हो जाती है। मज़ा तब है कि जब वो उसने केस ओपन किया है या बनाया है, तो वो उसकी तैयारी इस तरह हो कि वो बंदा जो है उसको सज़ा मिले, ना कि वो रिहा होकर आराम से अपने घर में चला जाए। तो हमें तो 2 साल से यही देखने को मिल रहा है कि इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो उठा भी लेते हैं फिर छोड़ भी देते हैं, समझ से बाहर है बात। लेकिन अगर हम इसी में फिर अगर पॉइंट की बात की जाए, वो ये है कि जो आखिरी अदालती कार्रवाई हुई थी मीर शकील रहमान के केस पे, उस पर जज ईसा अफरीदी ने पूछा
नैब प्रोसिक्यूटर से कि जनाब ये इन्होंने जो दस्तावेज़ात जो जमा करवाई हैं और जो रकम है हाँ जी। अपने 54 कनाल अराजी की, क्या उसकी अदा की है हाँ, या नहीं? 54 किनाल की एक वो अदा की है, दूसरी जो मैं वही स्टार्टिंग में बता रहा था कि जो 4 किनाल 12 मरले जगह है उसकी रकम अदा की है। तो उन्होंने कहा कि हमने अदा की है, एलडी की जो पॉलिसी है उसके तहत हमने जो है रकम अदा की है। जबकि मामला ये है कि नहीं, हमें जो है आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसे चाहिए। तो बात यह है कि ये केस यहीं पे मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाता है। अगर इसकी ओपिनियन अगर हम कहें हाँ कि जी। कंक्लूजन या इसकी समरी अगर हम बनाएं या देखी जाए, वो यही है कि अगर दस्तावेज़ात मुकम्मल हैं और अगर इन अराजी की जो रकम है वो भी दी, हाँ, मार्केट रेट के ऊपर, मार्केट वैल्यू के ऊपर, तो वो तुक नहीं बनता, वो कोई राइट नहीं है उनका। बिल्कुल वो कोई राइट नहीं है कि आप कह दो कि भाई आज 34 साल पुरानी जगह है और आज आप कह दो कि नहीं, हमें जो है ना एलडी की पॉलिसी के तहत हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें आज की वैल्यू जो मार्केट की वैल्यू उस हिसाब से पैसे चाहिए। तो बिल्कुल इसमें पॉइंट ये है कि अगर उन्होंने 1986 में उस वक्त की जो उस ज़मीन की वैल्यू थी उसके मुताबिक अगर पैसे अदा किए हैं तो उन्होंने तो बिल्कुल बजा, मतलब वो तो कहीं पे कसूरवार नज़र नहीं आते। तो इसीलिए नैब प्रोसिक्यूटर साबित नहीं कर सकी और वो कामयाब नहीं हुई इनको सज़ा देने में। नैब का केस इतना स्ट्रॉन्ग होता तो 8 माह बाद भी बेल ना होती। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। और है, बेल होने की बजाय बिल्कुल सब बेल होने की बजाय सज़ा होती, सज़ा जो हमें भी समझ आती कि नैब ने केस अगर ओपन किया है या बनाया है तो उसने उसको एंड तक पहुंचाया है। नैब का कोई भी केस जो है आप देख लें, 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, नैब किसी केस को भी एंड तक नहीं पहुंचा सकी। वो हमें भी नज़र आता है, वो आप लोगों को भी नज़र आता है। केस बनाते जाओ और जो है ना वो आप उनको अरेस्ट करते जाओ और वो क्या जी है, कोर्ट से वो अपनी बेल ले लेते हैं और वो अपने घर में चले जाते हैं। बात यह है कि अगर यही नैब केस करे या गवर्नमेंट जो है वो केस करे तो जो भी मुल्ज़िम है, या अगर वो मुल्ज़िम को मुजरिम में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो शायद इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, मेरे मुताबिक तो पुलिस और चोर वाली जो गेम है ना, जी जी, वो है बस। नज़र तो बाज़ार यही वो आ रही है। बस पुलिस और चोर जो है ना लगे हुए हैं आपस में ना, छुपन छुपाई खेलने में लगे हुए हैं आपस में, वो खेले रहे हैं और आवाम तमाशा देख रही है। तो मेरे ख्याल से यही समरी बनती है और यही हमारी ओपिनियन है। और इसी के साथ हम अपना आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में और आप देखते रहिए व्हाट द फैक्ट।